Hello students, welcome to Commerce at 24/7. My name is Harsh and I'm your business studies mentor. And today we are going to discuss about controlling. तो भाई कंट्रोलिंग आपका 8वां चैप्टर है बिजनेस स्टडीज की किताबों में और पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है। तो पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से एंड समझेंगे कंट्रोलिंग को बिल्कुल बारीकी से। कंट्रोलिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं बोर्ड्स में, और अगर देखा जाए कि कितने मार्क्स का वेटेज कंट्रोलिंग को दिया जाता है तो भाई मान के चलो कि 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन जो है कंट्रोलिंग को दिए जाते हैं। अब कंट्रोलिंग की 2 वीडियोस कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये है पहली वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आ जाएगी जहां पे मैं आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। और इन दोनों वीडियोस का आपके लिए ये इंपॉर्टेंस है कि आपको 5, 6 या 7 नंबर या 8 नंबर तक आपको ये दोनों वीडियोस देके जाएंगी आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में। और सीयूईटी में तो अलग ही इंपॉर्टेंस है। केस स्टडी भी आ गई अगर एक, तो आप मान के चलो कि 9 नंबर की केस स्टडी आ जाती है, 9 क्वेश्चन आ जाते हैं केस स्टडी के। ठीक है भाई, तो चलिए पढ़ेंगे भी बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सीरियस होके एंड समझते हैं कंट्रोलिंग को। अब कंट्रोलिंग जो है वो आखिरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देख रहे हैं कंट्रोलिंग के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। पहला तो पार्ट ए का आखिरी चैप्टर, दूसरा बिजनेस स्टडीज में भाई पार्ट ए का आखिरी चैप्टर हो गया, दूसरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आखिरी है ना। और ये आपका मतलब 8वां चैप्टर है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आके रुक जाते हैं कंट्रोलिंग पे, लेकिन कंट्रोलिंग के बाद दोबारा शुरू हो जाते हैं प्लानिंग से। कैसे शुरू होते हैं मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो भैया बने रहो साथ में। सबसे पहली बात तो ये कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है सर, सबसे पहले हमको ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे, बेझिझक बताएंगे, सुनो ध्यान से। कंट्रोलिंग का मतलब सबसे पहले बच्चा पार्टी ये होता है कि जो प्लान हमने बनाए थे प्लानिंग में, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बांटा ऑर्गेनाइजिंग में, फिर हम लोगों को लेके आए स्टाफिंग में, फिर डायरेक्टिंग में उनको डायरेक्शन दी कि ऐसे ऐसे काम करो, मोटिवेशन दिया, बातचीत भी की कम्युनिकेशन में। अब कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग में हम ये देखेंगे कि जो प्लान अपन ने बनाए थे, जो शेड्यूल अपन ने बनाए थे, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे, क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए। ये बिल्कुल वैसा ही है, हम कोई डिश बनाने की सोचते हैं कि यार आज मैं ना डोसा बनाऊंगा, और डोसा बनाने के बारे में एक इमेज देख लेते हैं। मान लो कोई मैगजीन में देखा है या यूट्यूब की किसी वीडियो में देखा है डोसा कैसे बनाते हैं। अब हमारे मन में एक इमेज क्रिएट हो गई कि डोसा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं सोचूंगा यार बिल्कुल ऐसा ही डोसा बना दूं। अब ये तो हो गई प्लानिंग। फिर मैंने डोसा का सामान लाने के लिए अपने घर के अलग अलग लोगों को बोल दिया, ये हो गया भाई। मतलब मैंने उनको क्या कर दिया, मैंने उनको स्ट्रक्चर में बांट दिया कि ये आदमी ये काम करेगा वैसे, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। फिर स्टाफिंग में मैंने क्या किया भाई, मैं सही लोगों को लेके आया। पता चला किसी ने कहा भैया प्याज काटते समय बहुत आंसू आते हैं, हमसे काम मत करवाओ, तो खाना बनाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने क्या है, अच्छे अच्छे लोगों को चुना स्टाफिंग में। फिर मैंने उनको डायरेक्शन दी कि एक आदमी क्या करेगा, सब्जी काटेगा, एक आदमी क्या करेगा, वो ये करेगा, पेस्ट बनाएगा डोसे का, एक आदमी आलू उबाल के आलू छीलेगा, एंड फिर हम लोग भरता वर्ता बना के आराम से डोसे में डालेंगे उसको। ठीक है, तो मतलब सारा काम हो गया, अब बन गया खाना, डोसा बन गया। अब ये चेक करेंगे कि जो डोसा हमने सोचा था, जैसा डोसा सोचा था वैसा बना है कि नहीं बनेगा। और कैसे करेंगे, वो करेंगे टेस्ट करके। ऐसे ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में भी कंट्रोलिंग होती है। कैसे होती है जी, जब हम प्लान बनाते हैं ना किसी चीज को लेके, तो हम फिर चेक करेंगे, जैसे डोसा को बताया ना मैंने, डोसा को खा के चेक करेंगे कि जैसा डोसा सोचा था वैसा डोसा बना या नहीं बना। अब देखो 2 तरीके की चीजें होंगी। पहली, जैसा सोचा था वैसा ही बना, तब तो भैया बहुत अच्छी बात है, आगे भी ऐसे ही बनाते रहें, यही मनोकामना रहेगी, यही इच्छा रहेगी कि जैसा डोसा सोचा था वैसा बन गया। कभी भी आगे बनाऊंगा तो बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगा और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा चांस यह है कि अच्छा ना बना, उस केस में आप ये देखेंगे कि कमी कहां रह गई। समझ रहे हो ना बात को, उस केस में देखेंगे कि भैया कमी कहां रह गई, क्या कुछ गलतियां हो गई कि जैसा डोसा हमने सोचा था वैसा नहीं बना। बेटा सेम ऐसे ही होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशन में। क्या होता है, जो प्लान मैनेजर सेट करता है, जब वो ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, तो उन्हीं प्लान के ऊपर काम करता है। कंट्रोलिंग में ये चेक करता है कि वो जो प्लान मैंने बनाए थे, जो शेड्यूल मैंने बनाया था, जो स्टैंडर्ड मैंने सेट किया था, भाई साहब वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है देखो इसमें, है ना। और अब समझ में हमको आ गया कि कंट्रोलिंग क्या होती है, आ गया ना। तो अब आपको क्या करना है, चलो समझते हैं कंट्रोलिंग की डेफिनेशन को, है ना, जो आपको लिख के आना है बोर्ड्स के पेपर में। तो भैया देखो, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन। आपको ब्लू वर्ड में, ब्लू इधर मार्क किया हुआ है, इसमें आपको कीवर्ड नजर आ रहा होगा करेक्टिव एक्शन। बेटा किसी और फंक्शन में करेक्टिव एक्शन कोई ऐसा कीवर्ड देखने को मिला है, किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कहीं करेक्टिव एक्शन देखने को मिला है? नहीं ना। तो करेक्टिव एक्शन कंट्रोलिंग का कीवर्ड है। अब दोबारा पढ़ते हैं, कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है
विच हेल्प टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन, जो हमें हेल्प करता है कि हम देखें कि हमसे एरर कहां हो गई, हम देखें कि हमसे गलती कहां हो गई, ताकि हम सही एक्शन ले पाए, अपनी गलती को सुधार सकें। दिस इज डन टू मिनिमाइज डेविएशन। और देखिए, अब ऐसा भी होता है ना कि भैया आप डोसा फेंक तो देंगे नहीं, थोड़ा बहुत मान लो जल गया है तो अगली बार से कोशिश करेंगे कि जो जला हुआ पार्ट है ना वो हटा दें, मतलब उसको हम जलाएं ना, बनेगा बिल्कुल वैसे ही। तो इसका मतलब है कि हम ये देखते हैं कि जो भी कमी रह गई उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, एंड नुकसान को कितना कम कर सकते हैं, मतलब मिनिमाइजिंग डेविएशन। डेविएशन मतलब कमी, हमको कमी को धीरे 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 कम भी करना है। मिनिमाइजिंग मतलब कम करते रहना, डेविएशन मतलब कमी, हमें बेसिकली कमी को क्या करना है, कम करना है। फ्रॉम स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योर दैट द स्टेटेड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड। और फिर ये देखना है कि जो स्टेटेड गोल्स थे, जो हमने सोचा था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम इस गोल को अचीव करेंगे, वो अचीव हुए या नहीं हुए इन अ डिजायर्ड मैनर। ठीक है ना। अब पूरी डेफिनेशन को आराम से बैठ के पढ़ लो, मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जहां पे हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि भैया हमसे कोई गलती हो गई, हम उस गलती को क्या करेंगे, सुधारेंगे और अपनी कमियों को कम करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड से वो हमने उन स्टैंडर्ड्स के तहत काम किया है या नहीं किया है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हुए हैं या नहीं हुए। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे आने इस वीडियो में ना बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे ये डोसा वाला एग्जांपल दिया ना, वैसे ही प्रॉपर एग्जांपल दूंगा आपको कि कैसे हम लोग ये एनालाइज करेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे कंट्रोलिंग के बाद सर प्लानिंग कैसे शुरू हो जाती है, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना दो डेफिनेशन देखते हैं। अब जब भी मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूं तो बच्चे पूछते हैं सर ये बताओ कि ये डेफिनेशन लिख के आना जरूरी है बोर्ड्स के एग्जाम में। बेटा कोई जरूरी नहीं है, डेफिनेशन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर याद करके लिख सकते हो तो लिख देना, गलत मत लिखना, सही लिखना। अब अगर नहीं लिख सकते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो देखो, फिलिप कॉटलर, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स। हमने कंट्रोल किया ताकि हम जो चाहते थे वैसा ही काम हो जाए। ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स, कि भाई हम अपनी कमियों को दूर कर पाए और बिल्कुल एक्चुअल रिजल्ट्स लेके आ पाए। एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टूगेदर, कि भाई एक तरफ मान लीजिए मैंने सोचा, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लो मैंने सोचा कि हाफ ईयरली में मेरे 100 आएंगे लेकिन आए 90, तो डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, मेरा डिजायर, मेरी इच्छा क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट क्या है भैया, डिजायर्ड रिजल्ट है 90, लेकिन आए भाई डिजायर्ड रिजल्ट है 100 लेकिन आए कितने, 90। अब मैं अगली बार और मेहनत करूंगा और प्री बोर्ड में एक्चुअल रिजल्ट लेके आऊंगा। ठीक है, कितना, 100 जो मैंने सोचा था। तो डिजायर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट से थोड़ा मिक्स कर देंगे। ठीक है, कि भैया अब मैं जो सोच रहा हूं वैसा ही मैं कर लूं। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि सर डिजायर्ड 100 है, एक मिनट रुकना, मान लो हम ये भी कर सकते हैं, इसको इरेज कर दे, जो है इरेज कर दे रहा हूं, हम ये भी कर सकते हैं कि सर हमने डिजायर्ड, हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट था ना वो था सर जी 100, हम चाहते थे 100 अचीव करना, और एक्चुअल में आए 90। अब अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि ये 90 जो है ये 100 में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कमियां कहां रह गई। मान लो हाफ ईयरली में कॉपी दिखाई गई और पता चला अरे यार मैंने तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत की है, अरे यार मैंने तो फ्लो चार्ट बनाए नहीं, अरे यार मैंने तो प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की। तो अपनी गलतियों पर काम करोगे और अगली बार बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। यही होता है बच्चा पार्टी कंट्रोलिंग। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होगे। तो फिलिप कॉटलर की कहानी आपको क्लियर होगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेल हेनिंग। तो दो ऑथर्स के दो आप कह सकते हो ना डेफिनेशन देने वाले लोगों के नाम है यहां पे। पहला फिलिप कॉटलर, दूसरा डेल हेनिंग। याद होती है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, याद होती है तो लिख के आना, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कोई दरकार नहीं, आप इसी को एक्सप्लेन कर देना अपनी बोर्ड की कॉपी में। डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। चलो, डेल हेनिंग ने क्या कहा, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कंट्रोल वो प्रोसेस है जो कंफर्म करे हमारी परफॉर्मेंस को जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बोर्ड्स में 90% लेके आए। ठीक है, तो हमें बार बार कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, एंड कंट्रोलिंग करते समय यह देखना पड़ेगा कि मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ताकि मैं अपने नंबर्स को और बेटर कर पाऊं, गलतियों को सुधार पाऊं। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, विद अ प्लान्ड एक्शन, और इसके लिए मुझे कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लान एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन।
है ना। कंट्रोल क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम परफॉर्मेंस में बेटरमेंट कर सकते हैं। एक प्लान एक्शन, हमारे पास अगर प्लानिंग होगी तो अच्छी बात है। एंड प्लानिंग कैसे होगी, जब हम अपनी, देखो प्लानिंग तो हमने बना लिया, अब हम ये देखेंगे कि प्लान में कमी कहां रह गई थी कि हम नहीं कर पाए। अब हम ये देखेंगे कि हमारे प्लान में कमी कहां रह गई एंड प्लान को बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर जी ये कंट्रोलिंग होती क्या है। बाकी हमारे बच्चे होशियार ही हैं, वो बना के लिख ही लेंगे बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली देखो यार, बोर्ड्स के एग्जाम में ना, अब इसको अदरवाइज मत लेना कि सर बना के लिखने का क्या मतलब है। बोर्ड्स के एग्जाम में बिजनेस स्टडीज की बात करें तो आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, ये बात तो लिखित है, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं। टोटल पॉइंट ये है पढ़ाई करने का बिजनेस स्टडीज, समझ लीजिए मुझसे, ये सारा कंटेंट आपके लिए है ही है टेलीग्राम चैनल पे। आपको अपनी एनसीईआरटी की किताबें भी एक बार रीड कर लेनी है, उससे क्या होगा, आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे लिखने के लिए, आपके पास आइडियाज आ जाएंगे कि मैं इसमें और क्या क्या लिख सकता हूं, ठीक है। एंड देन आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी वहां पे काम आता है। और अब समझते हैं बच्चा पार्टी, कंट्रोलिंग का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोलिंग बहुत ही फंडामेंटल फंक्शन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है सर, प्लानिंग में भी आपने यही कहा था कि फंडामेंटल है, ये तो कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं। होगा क्या ना, आपने प्लानिंग किया, आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया और कंट्रोलिंग किया, ठीक है। अब जब एक मैनेजर प्लानिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, स्टाफ करेगा, डायरेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा, बेटा कंट्रोल में क्या करेगा, अपनी गलतियों को देखेगा, लेकिन फिर से तो प्लानिंग करेगा ना। अब अगली ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान करेगा, मान लो ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं भी हुआ तो अगले ऑब्जेक्टिव पे जाएगा, वो अगले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाएगा। एंड कंट्रोलिंग में ये देखेगा कि कमी कहां रह गई, तो अब की जो प्लान बनाएगा वो सटीक प्लान बनाएगा, कमियों को दूर करके वो प्लान बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कंट्रोलिंग फंडामेंटल फंक्शन है। कंट्रोलिंग अगर किया नहीं, ये देखा ही नहीं कि पीछे क्या गलती हुई, तो ये कैसे पता लगेगा कि आगे कितना जाना है। जब पीछे नहीं देखा कि घर से कितना निकले थे, तो ये कैसे पता लगेगा कि कहां जाना है और कितना दूर है अभी। पहले ये देखना पड़ेगा ना कि कितना निकले टाइम हो चुका है, यानी कि क्या गलतियां आपसे हुई। अब आप अगले ऑब्जेक्टिव के लिए उसी हिसाब से प्लान बनाओगे। चलो, तो सबसे पहला ये देखा कि कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल फंक्शन, ये है, हैंस प्रूव्ड कि कंट्रोलिंग फंडामेंटल फंक्शन है। दूसरा है एसेंशियल फंक्शन। हर मैनेजर को, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो आप कह सकते हो कि भाई वो परचेज मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, वो सर जी हमारा, हाँ फाइनेंस मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, सेल मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, कोई भी मैनेजर हो, बेटा हर इंसान से गलतियां होंगी। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कृष्ण भगवान को छोड़ के, वो परफेक्ट पैदा हुए थे। आप परफेक्ट नहीं है, आपके मैनेजर्स परफेक्ट नहीं है, तो गलतियां करेंगे अपने प्लान में एंड उनको सुधारेंगे फिर, ठीक है। तो हर मैनेजर का एसेंशियल फंक्शन है, चाहे वो कोई भी मैनेजर हो। चलिए ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। भैया ये तो एकदम निहित हो चुकी है बात हमको कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब कंटिन्यूअस ही है। क्यों, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बदल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं ना। तो देखो कोई कंपनी रुकेगी तो है नहीं एक ऑब्जेक्टिव अचीव करके, एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा गोल। अब क्योंकि गोल चेंज हो गया तो बार बार प्लान बनेंगे, प्लान बनेंगे तो फिर कंट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी। तो कंट्रोलिंग इसीलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमेशा ही चलती रहती है। चलो ये हो गया क्लियर बात। अब समझते हैं कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एट द एंड। कहते हैं कि भैया कंट्रोलिंग जो है वो बिगिनिंग भी है और एंड भी है, यानी कि आरंभ भी है और अंत भी है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, देखो कंट्रोलिंग पे ये प्रोसेस खत्म हो रही है तो ये एंड है, इससे प्रूव हुआ कि ये एंड है। कंट्रोलिंग क्या एंड है, आई होप कि आप लोग को येलो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो कंट्रोलिंग क्या है, एंड है। और कंट्रोलिंग के बाद हम लोग प्लानिंग पे जा रहे हैं, तो नई प्रोसेस की प्लानिंग कर रहे हैं पिछली गलतियों को देख के, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये बिगिनिंग भी है। तो मतलब कंट्रोलिंग जो है वो दोनों चीजें हैं, एंड भी है एक समय पे और एक समय पे बिगिनिंग भी है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एट एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग बात करता है किसकी भैया, कंट्रोलिंग बात करता है रिजल्ट्स की। देखो प्लान में रिजल्ट्स की बात नहीं होती, प्लान में ओनली प्लानिंग की बात होती है। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बांटने की बात होती है, स्टाफिंग में लोगों को भरने की बात होती है, डायरेक्टिंग में उनसे काम निकलवाने की बात होती है। सिर्फ कंट्रोलिंग ही वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे बात होती है रिजल्ट्स की, कि रिजल्ट क्या रहा। इतना सब कुछ कर लिया, इतना टाइम लगा दिया, लोगों को ले आए, पैसा खर्च कर दिया, रिसोर्सेज लगा दिए, भाई साहब रिजल्ट क्या रहा ये तो बता दो, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में यही चेक होता है कि भैया रिजल्ट आपने क्या अचीव किए।
तो ये हो गया नेचर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, और इंपॉर्टेंस में सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोलिंग किए बिना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। क्यों भैया? जब आप ये देखेंगे नहीं कि गलतियां कहां हो रही हैं तो कैसे अचीव करेंगे? पहले तो ये देखो ना कि गलती कहां हो रही है, मिस्टेक कहां हो रही है। अगर बार बार वही गलती करते जाओगे तो बोर्ड्स में 90% कैसे लाओगे, 95% कैसे लाओगे? अपनी गलतियों को सुधारो। इसीलिए स्कूल में हाफ ईयरली, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 सेशनल एग्जाम्स होते हैं, ताकि बच्चा अपनी गलतियों को सुधारे एंड बोर्ड्स के दिन के लिए प्रिपेयर करे अपने आप को कि उस दिन कोई गलती ना करे उन 3 घंटों में जब वो पेपर लिख रहा होगा। ठीक है, तो भैया इसी वजह से कहा जा रहा है कि कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर पता है मैं 100 में से ना मैं 110 नंबर लाऊंगा। तो बेटा अब तुम अप्सरा पेंसिल से तो लिख नहीं रहे कि एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे तुमको गुड हैंड राइटिंग के, ऐसा तो होगा नहीं। 100 में से 100 ही ला सकते हो। बच्चे के स्टैंडर्ड ही गलत है, जो बच्चे ने सोचा है वही गलत है, वो अकॉम्प्लिश हो ही नहीं सकता। तो हम ये भी देखेंगे कंट्रोलिंग में कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स है ना वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट होने बहुत जरूरी हैं। जो हमने अपने लिए टारगेट सेट किए ना वो भी पूरे होने बहुत जरूरी है। मैं कहूं कि भैया मैं 26 घंटे काम करूंगा, 24 घंटे मेरे पास होते हैं, मैं उसमें 26 घंटे काम करूंगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं 24 में से 24 घंटे ही काम कर सकता हूं, और वो भी बहुत मुश्किल है। सोऊंगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो मेरे टारगेट मैंने बनाए हैं अपने लिए वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्यूरेट टारगेट आपको बनाने पड़ेंगे। फिर आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये भी पता लग सकता है, आपने गलतियां देखी एंड पता लग गया कि यार रिसोर्सेज को तो हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, जो हमारे फिजिकल एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हम उनको तो अच्छे से यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। तो बात क्या हो रही है? ये भी हो सकता है कि आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना कर रहे हो। अब कंट्रोलिंग करने के बाद आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो हमारा एम्प्लॉय है ना, कंट्रोल करेंगे, देखेंगे हो सकता है भैया एम्प्लॉय से गलती हुई हो, तो अब एम्प्लॉय को थोड़ा मोटिवेट करेंगे। अरे यार कर सकते हो तुम, कोई बात नहीं। अब की घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, अब तो नहीं आएगी ना इस महीने डट के तुम काम करना। ठीक है, इस महीने हम तुम्हारे लिए ये ऐसा कुछ करेंगे कि तुम आराम से काम करना एंड तुम्हारे लिए रिवॉर्ड्स भी रखे जाएंगे। तो अगर आप कंट्रोलिंग करते हो तो आप एम्प्लॉय की मोटिवेशन लेवल को भी बढ़ाते हो। ओके, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब आपको पता लग सकता है कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कोई चीज ऑर्डर में ना हो सकता है कोई चीज अनुशासन में ना हो रही हो। तो कंट्रोलिंग करने के बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर और डिसिप्लिन बेटर कर सकते हैं। बोर्ड्स में क्या लिख के आओगे? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये तो तुमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा हुआ है। तो डिसिप्लिन से अगर काम करेंगे तो अचीव हो जाएगा। कंट्रोलिंग में हो सकता है ये चेक किया हो कि डिसिप्लिन से काम ना हो रहा हो। ठीक है, एंड लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखो अलग अलग लोग हैं, आपको मैंने बताया था कि भैया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5 बराबर नहीं है, सारी अलग अलग है। अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के होते हैं, अलग अलग एजुकेशन लेवल के होते हैं, अलग अलग एप्टीट्यूड के होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं। सब अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं होने वाले। कंट्रोलिंग करके आप ये कर सकते हो कि सबके एक्शंस में यूनिटी ला सकते हो, उनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो? हर आदमी ऑर्डिनेशन कर रहा है, मतलब ऑर्डर में काम कर रहा है, हमें उसको कोऑर्डिनेट करना है, यानी कि हमें सबके एक्शंस को मिला देना है। तो ये होती है भैया कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आई तो प्लीज बता देना कमेंट करके, तो मैं तुमको दोबारा एक क्लास ले लूंगा और समझा दूंगा। फिर आते हैं बच्चा पार्टी कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस पे। ठीक है, अब सर कंट्रोलिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना। मैंने आपको बताया था फीचर्स मतलब होती हैं खूबियां या खासियतें, इंपॉर्टेंस मतलब होता है उससे होने वाले फायदे। तो अगर आप कंट्रोलिंग करोगे तो ये फायदे होंगे, लेकिन अगर कंट्रोलिंग को अच्छे से नहीं करोगे तो क्या नुकसान होंगे वो यहां देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। देखो मैंने सर 10 घंटे पढ़ाई की एंड 10 घंटे पढ़ाई करते समय ना मैं बहुत परेशान हुआ, ठीक है, या मैंने बहुत मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा किया है। ये बहुत मेहनत, परेशान, ये सुख दुख, ये सारी चीजें तो आप मेजर ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो फीलिंग है।
तो आप इसका मतलब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को नहीं बना सकते हैं कंट्रोलिंग में, चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि कभी बने ही नहीं। जैसे मैं कहूं कि एक एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा है, एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड करना है, कितना मोटिवेटेड करना है, कोई मशीन है नापने की मोटिवेशन कितनी है? नहीं है। इंसान की फीलिंग्स को नापने की कोई मशीन नहीं बनी, ठीक है। तो इस केस में बेटा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है। अच्छा सर, आप कहोगे कि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, बट क्या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहे हैं? हाँ जी, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकें, ठीक है, या यूनिट्स में मेजर कर सकें, दैट कैन बी मेजरेबल, कैन बी मेजर्ड, विच इज मेजरेबल, राइट। जैसे मैं कहूं कि मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, मैं 500 यूनिट बेचूंगा, ठीक है, ये क्या है बेटा? इसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमने बनाया या नहीं बनाया, बेचा या नहीं बेचा, तो ये मेजर हो सकता है। बट मेजर क्या नहीं हो सकता है? परेशानी, मोरल, मोटिवेशन। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स आप सेट कर सकते हो, बट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं किया जा सकता है। फिर आता है नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो यार, किसी भी बिजनेस को बहुत सारे इन्वायरमेंट असर डालते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया है बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। देखो, फर्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि भैया टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। फिर आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इसके अलावा आता है लीगल इन्वायरमेंट, इसके अलावा आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, और इसके अलावा आता है सोशल इन्वायरमेंट। अब मान लो इन सारे इन्वायरमेंट में से किसी एक फैक्टर का भी फर्क पड़ गया तुम्हारे बिजनेस के ऊपर, असर पड़ गया। अच्छा, ये कहां पे मिलेगी तुमको? ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, आपके चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट वाली वीडियो जाके देख लेना, इसी चैनल के मेरी वाली प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना और मेरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी बिजनेस स्टडीज इन पार्ट्स, वहां पे जाके समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं। अब इन इन्वायरमेंट के फैक्टर्स का फर्क पड़ेगा आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, तो बेटा फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। कंट्रोलिंग तो वो करोगे ना जो तुम्हारे अपने हाथ में होगा। अब मान लो डोसा बना रहे थे, उसी एग्जांपल पे आते हैं जो बताया था, डोसा बना रहे थे इंडक्शन पे, बनाते बनाते लाइट चली गई, तुम्हारा कोई कंट्रोल है लाइट के ऊपर? नहीं है, कोई आपका कंट्रोल नहीं है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तीसरी बात, अगर कंट्रोल करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में तो पता लगेगा कमी कहां है, कमी पता लग गई तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाने की कोशिश करें। और चेंज से हमेशा पुराने एम्प्लॉइज भागते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चेंज आएगा तो हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो भैया कंट्रोलिंग अगर करोगे तो एम्प्लॉय भी आपका नाराज रहेगा, रेजिस्ट करेगा चेंज को, ठीक है। एंड चौथा आता है कॉस्टली अफेयर। देखो बेटा, प्लानिंग करने में ही जान निकल जाती है, खर्चा हो जाता है, टाइम बहुत लगता है, तो कंट्रोलिंग करके चेक करने में तो बहुत ही खर्चा होगा। और एक आदमी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, मैनेजर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा जो ये देखेंगे, एक्सपर्ट्स देखेंगे कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है, तो बहुत ही पैसा खर्च हो जाता है। ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर निकल के आता है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग में, ठीक है। अब समझते हैं, तो ये सारी चीजें हो गई। एंड देखो, बड़ी बेसिक सा चैप्टर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि भैया आपको चेक करना है, कुल मिला के क्या चेक करना है सर जी? हमको चेक करना है कि भैया जो प्लान हमने बनाए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, जो स्टैंडर्ड हमने बनाए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। तो इतना ही है इस चैप्टर में। तो बेसिकली है क्या इस चैप्टर में? टोटल 1 2 3 4 5 चीजें हैं, 5 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहला 6 मान लो, 6 चीजें मान लो। पहला हो गया आपका कंट्रोलिंग का मतलब, दूसरा इंपॉर्टेंस, तीसरा फीचर्स, दूसरा हो गया आपका फीचर्स, तीसरा हो गया आपका इंपॉर्टेंस, फिर चौथा हो गया आपका लिमिटेशंस, पांचवा हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और छठा हो गया आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। गिनती की 6 चीजें हैं, अगर मीनिंग को हटा दो तो बचेगी 5 चीजें। 5 चीजें आपको यहां पे पढ़नी है, जिसमें से बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में कवर हो गई हैं, एंड ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, तो इसको पढ़ के जाओ। अगली वीडियो आएगी तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ाऊंगा एंड चैप्टर कंप्लीट। छोटा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा कहते हैं ना कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। अब क्या है रिलेशनशिप वो समझते हैं। जब भी मैं बच्चों को समझाता हूं ना, तो बच्चों को एग्जाम्पल देता हूं, तो आपको भी जरूर दूंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना। देखो, जब हम कहते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
तो हम बात करते हैं करण अर्जुन पिक्चर, देखिए ना करण अर्जुन, ठीक है, जहां पे वो कहती है मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो करण अर्जुन मूवी की बात की जाए तो वो ये है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन अगर महाभारत के कर्ण और अर्जुन की बात की जाए, यानी कि जो एक दूसरे के जानी कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, कट्टर दुश्मन थे कर्ण और अर्जुन, तो यहां पे आता है डिफरेंस, ठीक है। यहां पे करण अर्जुन मूवी, दोनों भाई है ना, बहुत प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, है ना, और सब कुछ कर रहे हैं साथ में, जीना मरना, तो ये मूवी की तरह है, लेकिन वो महाभारत के युद्ध की तरह है। यहां पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है, जबकि यहां पे दोनों का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। देखो, प्लानिंग क्या करोगे जब पिछली गलतियों को देखा ही नहीं, यानी कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग हैज नो मीनिंग विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब तुमने पिछली गलतियों को देखा ही नहीं, एनालाइज ही नहीं किया। तो इसका मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बहुत जरूरी है। दूसरा है प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट, भाई कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या करोगे जब प्लान ही नहीं बनाए, तो कंट्रोलिंग करने के लिए प्लान बहुत जरूरी है और प्लान बनाने के लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि करण अर्जुन मूवी की तरह दोनों भाइयों में बहुत प्यार है प्लानिंग कंट्रोल, उसमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। बात करते हैं महाभारत के कर्ण अर्जुन की तरह, प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, आपस में डिफरेंट बहुत हैं। कैसे हैं? प्लानिंग कहता है आगे की बात करो, आगे क्या, कि भैया आगे के प्लान क्या बना रहे हैं, फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होंगे। और कंट्रोलिंग बात करता है कि तुमने पीछे क्या किया। तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, यानी कि पहले क्या किया पहले ये तो बताओ। प्लानिंग में कह रहे हैं आगे देखो, ठीक है, प्लानिंग में कह रहे हैं, और कंट्रोलिंग में क्या कह रहे हैं, पीछे तो देखो कि गलतियां क्या करके आए। तो ये डिफरेंस हो गया कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ठीक है। बी आता है, यानी कि सेकंड डिफरेंस क्या है, प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट मैनेजरियल फंक्शन है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, तो दो डिफरेंस निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बहुत सिंपल, बहुत इजी। रिपीट कर दे रहा हूं, अगर इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। जबकि रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड बट कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, एंड प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। आई होप कि बच्चों आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी। कंट्रोलिंग के आज हमने बहुत सारे पोर्शंस को कवर किया, कंट्रोलिंग का मतलब समझा, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, फीचर्स और देन रिलेशनशिप को समझा। आप हमको समझने की दरकार आएगी कंट्रोलिंग के प्रोसेस की, जिसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड कमेंट करके जरूर बताओगे तुम लोग कि क्लास कैसी लग रही है। एंड कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करोगे, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, एंड हाफ ईयरली और बोर्ड्स की तैयारी मजबूत तरीके से, लोहेदार तरीके से होती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस के बारे में। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जहां पे मैंने कंट्रोलिंग के इंट्रोडक्शन, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस, फीचर, लिमिटेशन और रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग समझाया है, पढ़ाया है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके उस वीडियो को भी देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा, तो आज बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस के बारे में कि सर कंट्रोलिंग के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया, बट कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस है सर, कैसे करते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, आपने हमको बता दिया कि कंट्रोलिंग में एरर्स को चेक करते हैं, ठीक है, आपने हमको बता दिया डेविएशन को मिनिमाइज करने की बात होती है, ठीक है, आपने हमको बता दिया स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी चेक करते हैं, एंड ठीक है, आपने हमको बता दिया कि कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग शुरू हो जाती है। बट ये सब होगा कैसे सर जी, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो भैया आपका स्वागत है क्लास में, एंड चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी क्लास को। सबसे पहला हम समझते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस के सारे स्टेप्स को एक एग्जांपल के जरिए से। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट कर लेने हैं। प्लान जब आप बनाते हो ना तो स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा डोसा बनाना है। जैसे पिछली वाली वीडियो में एग्जांपल दिया था डोसे का, तो मुझे किस तरीके का डोसा बनाना है यह आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कंट्रोलिंग के अंदर। तो सबसे पहला आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो अब मैं इसको बताता हूं आपको एक एग्जांपल देके कि एक बच्चे ने स्टैंडर्ड सेट किया कि मुझे लाने हैं 95% इन माय बोर्ड्स एग्जाम। तो ये बच्चे का क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब
मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो 95% बोर्ड्स में लाने के लिए बच्चे ने सोचा कि यार क्या करते हैं ना, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं नंबर ऑफ आवर्स का, कि कितने घंटे अपन पढ़ाई करेंगे। तो बच्चे ने सोचा ना कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है, रोज 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा, ऐसा उस बच्चे ने सोचा, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड क्या हो गया, 10 आवर्स का स्टैंडर्ड हो गया। अब बच्चे ने एक दिन जब किताब खोल के बैठा, कॉमर्स अड्डा पे वीडियोस देखना शुरू की, तो देखते देखते उसको पता चला कि भैया जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई। तो उसने मेजरमेंट करना शुरू किया कि मैंने 1 से 2 पढ़ा, मैंने 3 से 4 पढ़ा, मैंने 5 से 6 पढ़ा, करते 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 मैंने 6 घंटा पढ़ाई की। तो उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया कि उसने 6 घंटे पढ़ाई की है। अब उसको क्या करना है, उसको कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, किससे, स्टैंडर्ड से। तो उसको पता चला कि भैया स्टैंडर्ड था मेरा 10 घंटे पढ़ाई करने का, सोचा मैंने 6 घंटे, मैंने सोचा था 10 घंटे पढ़ाई करा कि भाई मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैंने की है 6 घंटे पढ़ाई। तो भैया ये हो गया कंपैरिजन। अब कितने का डेविएशन आया, मुझे 4 घंटे का डेविएशन आया कि भाई मैंने 4 घंटे कम पढ़ाई की है। डेविएशन को 4, मतलब अगर मैं कहूं कि डेविएशन को मेजर किया तो पता लगा कि भैया 4 घंटे का डेविएशन आ रहा है। अब मुझे देखना है कि डेविएशन कैसे हुआ, क्यों हुआ डेविएशन। तो मुझे पता चला, उस बच्चे को पता चला कि यार मैंने टीवी ज्यादा देखी, मैंने फोन ज्यादा चलाया, मैंने फोन पे इंस्टाग्राम की रील्स बहुत ज्यादा देखी, एंड घर पे कुछ गेस्ट भी आ गए थे, तो मम्मी ने खाना पानी थोड़ा सा मंगा लिया था, ठीक है। तो डेविएशंस को एनालाइज भी कर लिया उस बच्चे ने कि क्यों हुई वो डेविएशंस, वो कमियां क्यों हुई कि मैं सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ाई कर पाया, बाकी के 4 घंटे में क्या करते रह गया, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब बच्चे को जब सब कुछ पता लग गया कि डेविएशन भी हुई और डेविएशन क्यों हुई, अब बच्चे को क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है कि भैया मैं इन गलतियों को सुधारूंगा। अगर कोई गेस्ट आता है तो उससे सिर्फ 10 मिनट बात करूंगा, मैं रील बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो बच्चे ने क्या कर दिया, अपने डेविएशंस को कम कर दिया, यानी कि करेक्टिव एक्शन ले लिया, है ना, करेक्टिव एक्शन ले लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, पांचों के 5 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना कि आपने क्या काम किया, फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, जैसे मैंने यहां पे कंपेयर किया हुआ है माइनस करके, फिर डेविएशन आएगी ही, कमी कोई ना कोई आएगी ही, तो कमी को देखना कि कमी क्यों आई, और कमी क्यों आई इसको दूर कर देना, टेकिंग करेक्टिव एक्शन में। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं डिटेल में स्टैंडर्ड्स को। और मैंने सबसे पहले क्या बताया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एंड स्टैंडर्ड्स कितने तरीके के आप सेट कर सकते हो। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था कि स्टैंडर्ड्स होते हैं 2 तरीके के, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको आप शो कर सको फिगर्स में, है ना, विच कैन बी शोन इन द फिगर्स, जैसे कि 10 यूनिट 100 रुपए, ये आप शो कर पा रहे हो क्योंकि ये मेजरेबल है, इनको आप मेजर कर सकते हो। 10 यूनिट बेचूंगा, 100 रुपए कमाऊंगा, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, ऐसे आप मेजर कर सकते हो। बट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो। ह्यूमन फीलिंग्स, जैसे कि मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज या मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, इनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, इनको आप फिगर्स में शो नहीं कर सकते हो। एंड एक बात कंट्रोलिंग की लिमिटेशन में बताया भी था कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड तो सेट हो जाएंगे, बट डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। चलो फिर भी हमें पढ़ना था स्टैंडर्ड के टाइप, तो वो होते हैं 2 तरीके के। क्वांटिटेटिव, जहां पे आप फिगर्स के टर्म्स, फिगर की हेल्प से आप ये तय करते हो कि क्या करना है, और क्वालिटेटिव जहां पे आप फीलिंग्स की हेल्प से तय करते हो कि कितना मोरल हुआ, कितनी मोटिवेशन आई, कितनी परेशानी आई काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके स्टैंडर्ड्स। फिर बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स बनाते कैसे हैं सर, भाई ये भी तो समझना पड़ेगा ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप किसी कंपनी के मैनेजर होते, आपको ये स्टैंडर्ड बनाने पड़ते, तो आपको समझना पड़ेगा 2 तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अब सर ये बनते कैसे हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स एंड स्टॉक एटसेट्रा। देखो आज मैं ना 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, ये क्या है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है, प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है। आज मेरी टीम 500 यूनिट सेल कर देगी, यानी कि बेच देगी। तो ये क्या हो रहा है, ये फिगर्स में मेजर कर रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितना, 500 यूनिट, कितना, 1000 यूनिट, ठीक है। अब आते हैं क्वालिटी पे।
क्वालिटी के स्टैंडर्ड कैसे होते हैं कि जो आज मैं प्रोडक्ट बनाने वाला हूं वो बिल्कुल A1 क्वालिटी का बनाऊंगा, एकदम फाइन प्रोडक्ट, 100% प्योरिटी का प्रोडक्ट बनाऊंगा। यानी कि क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि भैया जो मैं मटेरियल दे रहा हूं, जो मटेरियल मेरे पास आ रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का हो, रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, फिनिश्ड गुड बेस्ट क्वालिटी का बनाऊं, कस्टमर सर्विस जो दूं वो बेस्ट क्वालिटी की दूं, एम्प्लॉय का मोराल जो है वो 100% बढ़ा रहे, कभी कम ना होना पाए, ठीक है। ये हो जाती है क्वालिटी इन स्टैंडर्ड्स। फिर आता है टाइम स्टैंडर्ड, यानी कि एक काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। जैसे मैं कहूं कि भैया 10 घंटे, ठीक है, या फिर 4 घंटे, या फिर कह सकता हूं भाई 6 घंटे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गए टाइम के स्टैंडर्ड, 10, 4, 6, कि कितने देर में मैं ये काम को खत्म करूंगा। और फिर आता है कॉस्ट स्टैंडर्ड, मैं कितना पैसा खर्च करूंगा एक काम को करने के लिए, लेबर में, यानी कि लेबर को कितना दूंगा, मटेरियल को कितना दूंगा, और अदर एक्सपेंसेस में कितना पैसा दूंगा। तो ये आ जाते हैं कॉस्ट स्टैंडर्ड। जैसे लेबर को मैं दूंगा 300 रुपए हर दिन का, मैं मटेरियल में लगाऊंगा 400 रुपए हर दिन का, मैं इक्विपमेंट में लगाऊंगा 500 रुपए हर दिन का, अदर खर्चों में लगाऊंगा 100 रुपए हर दिन का। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, अपने कॉस्ट के स्टैंडर्ड, टाइम का स्टैंडर्ड बताया मैंने, फिर रॉ मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, मेरे प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, कस्टमर सर्विस में कितनी अच्छी दे रहा हूं, और ये हो गया क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और फिर आता है क्वांटिटी, यानी कि मैं कितना बेचूंगा, कितना बनाऊंगा, कितना स्टॉक में रखूंगा, ठीक है। तो ये 4 तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं। तो भैया ये तो हो गए स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स को सेट करते समय किन किन फैक्टर्स का खास ख्याल रखना चाहिए। तो सर बता दो किन किन फैक्टर्स का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला देखो, एक लड़की ने एक लड़के से कहा, या मान लो चलो लड़के ने कहा एक लड़की से कि मैं ना तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अब बेटा चांद तारे तो वो एक टॉफी आती थी, वही ला सकता है वो। चांद तारे सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें, अगर प्लैनेट्स की बात करें तो तोड़ के नहीं ला सकता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो अटेनेबल नहीं है। कहने में अच्छा लग रहा है ना, जो आप बात कर रहे हैं वो कहने में अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है कि चांद तारे तोड़ लाएंगे। यानी कि स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जिनको आप अटेन कर सकें, जिनको आप अचीव कर सकें। तो स्टैंडर्ड शुड बी इजिली अटेनेबल। उसके बाद स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। मैं कहूं मुझे तुमसे मुझे ना इस बिजनेस को खड़ा करने में बहुत परेशानी आई, तो कितनी परेशानी आई, बहुत का क्या मतलब है, 1 आई 2 आई, मेजर कर सको, ऐसे स्टैंडर्ड रखने हैं, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करूंगा, भाई कितनी मेहनत करेगा, ठीक है, गधा तो है ना जो मेहनत करता रहेगा, कितनी मेहनत करेगा ये तो बता। तो स्टैंडर्ड हमेशा क्या होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनको हम मेजर कर सकें। स्टैंडर्ड हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनको हम अचीव कर सकें, ठीक है। स्टैंडर्ड्स हमेशा फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि समय के हिसाब से हम उनमें चेंज ला सकें। हम जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है वैसे वैसे हम अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करते रहें। शुड बी सिंपल एंड क्लियर। स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि हर इंसान को समझ में आए, इजिली अंडरस्टैंडेबल। हर इंसान को, हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को हमारे जो स्टैंडर्ड है वो समझ में आने चाहिए। फिर बात करते हैं डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। अब स्टैंडर्ड सेट करते समय हम ये भी सेट करेंगे कि स्टैंडर्ड्स में कितनी कमी आएगी तो अपने को चलेगा, यानी कि कितनी कमी को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूं। स्टैंडर्ड सेट करेंगे ना तो ये भी देखेंगे कि अगर अचीव नहीं हुआ तो कितने अचीव ना होने तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, यानी कि डेविएशन टॉलरेंस लिमिट क्या है। डेविएशन आएगा, कमी रहेगी, लेकिन कितनी कमी तक चल जाएगी। जैसे मैं कहूं कि भैया मैंने 10 घंटे पढ़ाई करने की सोची है, लेकिन चलो 10 नहीं भी हो पाई तो कम से कम 8 तो हो ही जाए। तो मेरी जो लिमिटेशन है ना वो 2 घंटे की है, मिनिमम जो है 8 घंटे पढ़ाई करना, यानी मैं 2 घंटे बर्दाश्त कर सकता हूं। मैं कहूं कि मैंने 10 घंटा सोचा है और मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूं, अभी ये तो बर्दाश्त के बाहर वाली बात हो जाएगी। यानी कि डेविएशन टॉलरेंस लिमिट भी आपको सेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड सेट करते समय। अच्छा, एक एग्जांपल दिया है, मान लो मैंने सोचा कि मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा और बनाया 1950 यूनिट। मान लो मैंने सोचा है कि मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा और बनाया है मैंने 1950 यूनिट, तो ठीक है, ये बर्दाश्त के अंदर है, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के अंदर है, ठीक है, 50 ही यूनिट की कमी हुई ना, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, यहां पे पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ेंगे। नो कॉज ऑफ वरी इफ द प्रोडक्शन ऑफ 1950 यूनिट इंस्टेड ऑफ 2000 यूनिट इज अचीव्ड। कोई चिंता की बात नहीं है, अगर 1950 अचीव कर लिया है, 2000 अचीव करना था, 50 यूनिट का हम झेल सकते हैं मार्जिन, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड सेट करते समय हमें ध्यान रखने चाहिए। तो भाई ये हमारा चल रहा था पहला स्टेप,
पहला स्टेप क्या था, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कितने तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड को सेट करना कैसे है, और मैंने आपको बताया कि किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है स्टैंडर्ड्स को सेट करते समय। तो ये 3 पेजेस एक पॉइंट को लेके मैंने आपको समझाए। अब बच्चा पार्टी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि जो मैंने काम किया है वो एक्चुअली में कितना अच्छा किया है, कितना चाहता था और कितना एक्चुअल मैंने किया है। तो चलो सबसे पहले परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो ये बात आ गई कि भैया परफॉर्मेंस को हमें मेजर करना ही है एंड रिलायबल मैनर में करना है। ठीक है, मान लो ना किसी कंपनी का मालिक बहुत बिजी रहता है बेटा, तो उसके एम्प्लॉइज ये सब काम करते हैं। अब एम्प्लॉइज को भरोसेमंद काम करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने की। ठीक है, जैसे कि कोई एक्सपर्ट पर्सनली ऑब्जर्व कर सकता है कि हाँ भाई इस महीने ना टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो ये तो उसका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। वो सैंपल को चेक कर सकता है कि भाई ये शैम्पू बनाने वाली मेरी एक कंपनी है, अब शैम्पू की ट्यूब तो नहीं लेकिन एक सैशे को उसने खोल के अपने बालों में लगा के देख लिया, नहा के देख लिया कि शैम्पू कैसा बना है। वो समझ जाएगा कि हाँ भाई सैंपल चेक, ठीक है, समझ जाएगा कि खराब बनाया अच्छा बनाया। इसके अलावा परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह भी चेक कर सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और, अगर मैं कहूं ना कि 1000 यूनिट दौड़ू, 1000 किलोमीटर, चलो 1000 ज्यादा हो गया, मैं कहूं कि मैं 50 किलोमीटर की रनिंग करूंगा, यानी कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, किलोमीटर्स में है। स्टैंडर्ड क्या है, किलोमीटर्स में है। तो जब मैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा हूं ना, तो भी मुझे किलोमीटर्स में करना पड़ेगा। मान लो मैं दौड़ा 15 किलोमीटर, तो ये भी मुझे किलोमीटर में ही बताना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस भी किलोमीटर में होनी चाहिए और स्टैंडर्ड भी, यानी कि जिस यूनिट को आप यूज कर रहे हो स्टैंडर्ड में, उसी यूनिट से मेजर करना है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। ठीक है, वही यहां पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। उसी यूनिट में मेजर करिए जिसमें स्टैंडर्ड को सेट किया था आपने। तो ये हो गया भैया आपका दूसरा स्टेप की मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के क्या टूल्स हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो देखो कि वो कितना पंक्चुअल है अपने काम पे, डेली काम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत छुट्टी तो नहीं ले रहा है, यानी कि एब्सेंटिज्म कहीं ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, ऐसा सब कुछ देख सकते हो। इसके अलावा आप उसके काम की क्वालिटी को देख सकते हो कि भैया वो जो काम कर रहा है वो कितना अच्छा कर रहा है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे हिंदी में, कितना अच्छा कर रहा है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ऑब्जर्व्ड पर्सनल हैबिट्स, आप बंदे की पर्सनल हैबिट देख रहे हो कि भैया ये काम करता है 2 घंटा, आराम करता है 4 घंटा। ठीक है, तो ये उसकी पर्सनल हैबिट बड़ी खराब है। आप पर्सनल प्रेजेंटेशन, जैसे मैं कहूं कि तुमने कितना, मुझसे कोई कहे कि तुमने कितना पढ़ाया, तो मैं एक अपनी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और लोगों को बता दूंगा कि मैंने कितना पढ़ाया। ठीक है ना, तो मेरा भी आप जज कर सकते हो। इसके अलावा कैरी आउट अ क्लाइंट सर्वे, और आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक सर्वे भी कंडक्ट करा सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। यहां पे हमारा दूसरा पॉइंट खत्म होता है, जो कि था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आप क्या करना है, जल्दी से गेस करो, दिमाग में लाओ, आपने क्या करना है। स्टैंडर्ड सेट कर लिया, परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, अब बच्चा पार्टी क्या करेंगे, थर्ड कंपैरिजन, हम दोनों का करेंगे कंपैरिजन। ठीक है भैया, कंपैरिजन वाली बात उठ लेती है। अब ये जो कंपैरिजन है ना, जो हम स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में करने वाले हैं, ठीक है, इससे हमको पता क्या लगेगा, इससे हमको पता लगेगा कि क्या कमी रह गई, क्या डिफरेंसेस रह गए। ठीक है सर, ओके। और ये समझ लो ना कि हमेशा टारगेट पूरे नहीं होंगे बेटा, हर समय कुछ ना कुछ कमी रही जाएगी, ऑलमोस्ट नेवर मैच अप। ये जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, ये स्टैंडर्ड से कभी मैच अप नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि कमी हो लेकिन ज्यादा ना हो, कमी कंट्रोल में हो, है ना। अच्छा ठीक है, और इसके लिए हर मैनेजर्स को देखना पड़ेगा, ये देखो यहां पे पर्पल करके रखा हुआ है मैंने पहले से, डेविएशंस आर नॉट बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंजेस, कि डेविएशन हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर 95 नहीं आए, 94 आ जाए, 93 आ जाए, 92, 91, 90 आ जाए, लेकिन कहो भैया 65% आए, तो ये बेटा बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबल रेंजेस के बाहर हो जाएगा। मैनेजर्स को देखना पड़ेगा कि जो कमी हो रही है वो ज्यादा ना हो, थोड़ी बहुत हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो चलने देंगे इतना।
ओके जी, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। बात करते हैं आगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, डेविएशंस को एनालाइज करना है कि जो डेविएशन हुई है, जो कमियां हुई हैं, उनके बारे में हमें देखना है। सबसे पहला तो ये बता दूं कि ये आपका फोर्थ पॉइंट है ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले आपको देखना है कि जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए थे वो अटेन हुए या नहीं हुए, जो डेविएशन हमारे हैं वो एक्सेप्टेबल है, मतलब बर्दाश्त में है कि नहीं है, क्या हमारे जो स्टैंडर्ड थे वो सही थे, और अगर जरूरत है तो हम अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, नए स्टैंडर्ड्स भी बनाएंगे। तो ये हो गया आपका एनालाइजिंग डेविएशन। आप जब डेविएशन एनालाइज कर रहे होगे ना, तो देखोगे स्टैंडर्ड अचीव हुए कि नहीं हुए, डेविएशन हमारे सही थे कि नहीं थे, स्टैंडर्ड सही थे कि नहीं थे, और फिर स्टैंडर्ड को दोबारा बनाने की कोशिश करोगे अगर सही नहीं होंगे। ठीक है। एंड इसमें यह भी समझो कि यार हमें देखना पड़ेगा ना कि डेविएशन, पहले यह समझते हैं कि डेविएशन के कॉजेस क्या क्या हैं। ठीक है, डेविएशन हुई तो क्यों हुई, बेसिकली 4 रीजंस में इसको बांटा गया है। सबसे पहला ह्यूमन कॉज, कि बेटा इंसानों से ही कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं सर, इंसानों से गलती होती रहती है, तो ह्यूमन कॉज कि भैया इंसानों से कोई गलती हो गई, आपके एम्प्लॉय से कोई गलती हो गई। दूसरा आता है अनसर्टेन इवेंट, बेटा कोई ऐसी अनहोनी घट गई जिसके बारे में हमको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुए। जैसे कि स्ट्राइक, एम्प्लॉयज ने धरना प्रदर्शन दे दिया, हमारी मांगे पूरी करो, है ना, नहीं तो हम काम रोक देंगे, ऐसा कुछ हो जाए। लॉकआउट हो जाए कि भैया आपके प्रोडक्शन यूनिट पे, आपकी फैक्ट्री में ताला लग गया, या फिर शॉर्टेज हो जाए रॉ मटेरियल की, कि भैया आपका जो मान लो शर्ट बनाने की फैक्ट्री है तो कॉटन ही नहीं मिल रही है, तो कॉटन नहीं मिलेगी तो शर्ट कहां से बनेगी, यानी कि कुछ ऐसा अनसर्टेन इवेंट हो जाए। इसके अलावा कुछ और भी हर्डल्स हो सकते हैं, जैसे कि मशीन चलते चलते खराब हो जाए तो ब्रेकिंग ऑफ मशीन्स, ठीक है, या रॉ मटेरियल की सप्लाई इरेगुलर है तो उससे भी कुछ अड़चने आ सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड्स ही गलत बनाए हों, कि भैया जो आपने एस्टीमेट लगाए थे, है ना, जो आपने एस्टीमेट लगाए थे प्रॉफिट के बारे में, सेल के बारे में और कॉस्ट के बारे में, वही रॉन्ग हो, वही गलत हो। ठीक है, वही जो है गलत हो जाए। तो बेसिकली डेविएशन के 4 रीजन हो सकते हैं। पहला, इंसान से गलती हो जाए। दूसरा, कोई अनहोनी घट जाए यानी कि अनसर्टेन इवेंट हो जाए। तीसरा, और भी कई तरीके की रुकावटें आ जाएं, जैसे मशीन का ब्रेकडाउन हो जाना, या फिर बिजली चली जाना, या फिर सप्लाई की में इरेगुलरिटी आ जाना। और चौथा है कि आपने स्टैंडर्ड्स ही गलत बनाए हो। ठीक है, तो बेटा अब समझते हैं डेविएशन कंट्रोल लिमिट्स। ये भी अभी हमारा चौथा पॉइंट ही चल रहा है, ठीक है ना, चौथा पॉइंट चल रहा है और ये भी चौथे पॉइंट का ही हिस्सा है। फिर अपने लास्ट पॉइंट पे इसके बाद चलेंगे। अच्छा, तो अब चलो इसके बारे में मतलब डिस्कस करते हैं, कि मैं थोड़ा इसको थोड़ा आराम से पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ये टॉपिक ना, ये बच्चों, ये टॉपिक इतना पूछा जाता है कि मैं परेशान हो गया हूं। ठीक है, देखते देखते इस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड में और सीयूईटी में, भैया डेविएशन कंट्रोल लिमिट्स यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या एमबीई भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, पहले तो शॉर्ट फॉर्म के बारे में। हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल अभी मतलब बाद में समझेंगे, पहले शॉर्ट फॉर्म समझ लो। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को बोलेंगे सीपीसी, या हम बोल सकते हैं की रिजल्ट एरिया यानी कि KRAs। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम की रिजल्ट एरिया भी है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन को हम बोलते हैं, पीबी या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE। तो ये समझ लो। अब पहले कौन सा समझना चाहोगे, चलो पहले ये समझाता हूं, प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन। देखो बात ये हो रही है कि एक मैनेजर को ना सबसे पहले उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो चीजें बहुत अच्छी हो गई हो या बहुत ही खराब हो गई हो, स्पेशली गुड या स्पेशली बैड। ठीक है, जैसे लड़का नालायक निकल गया तो बहुत ही नालायक निकल गया, अगर होशियार निकल गया तो बहुत ज्यादा ही होशियार निकल गया। तो दोनों में ही एक मैनेजर को देखना पड़ेगा कि भैया क्या है मसला। ये अगर कोई सिचुएशन है और वो स्पेशली गुड या स्पेशली बैड हो गई हो, यानी कि बहुत ही अच्छी हो गई या बहुत ही खराब हो गई, बहुत अच्छी हो गई तो भैया आगे भी अच्छा होता रहे, बहुत खराब हो गई तो तुरंत ही देखो, इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि बहुत अच्छी चीजों पे और बहुत खराब चीजों पे नजर रहेगी। ठीक है, एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। ओके जी, चलिए बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल पे। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि उन एक्टिविटीज को पहले नजर रखो जो आपके प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपके प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है,
जिससे कि एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस में बहुत फर्क पड़ता हो। जैसे कि अगर मैं किसी पेरेंट से पूछूं, किसी फादर से पूछूं कि आपके पास अगर 100 रुपए है ना, तो वो आप क्या करोगे 100 रुपए का? तो फादर पता है हमेशा क्या कहेगा कि बेटा मैं ना पहले 20 रुपए आपके फूड में खर्च करूंगा, मतलब घर के खाने में होता रहे, 10 रुपए मैं बाकी एक्सपेंसेस में खर्च करूंगा, बेटा लगभग 30-40 रुपए आपकी पढ़ाई पे लगाऊंगा, ठीक है? तो कितना होगा? 30-40 और 50-60, बाकी के 20 रुपए मैं सेव कर लूंगा और बाकी के 20 रुपए मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अब ये क्या है? ये एक फादर की प्लानिंग है। सबसे जरूरी उसके लिए क्या था? फूड। तो यानी कि इंपॉर्टेंट चीजों पे पहले नजर रखेगा एक मैनेजर। इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। यानी कि सबसे पहले किस पॉइंट को कंट्रोल करेगा? किस पॉइंट को कंट्रोल करेगा? जो क्रिटिकल होगा, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी या केआरए बोल सकते हैं। और एक्सेप्शन किन चीजों पे जाएगी? नजर किन चीजों पे रहेगी? जो स्पेशली गुड हो या स्पेशली बैड हो। तो बेटा ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया, रिवाइज करवा रहा हूं। डेविएशन को एनालाइज क्यों करना है, कैसे करना है, कंट्रोल लिमिट्स क्या है, सीपीसी, केआरए, प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यानी कि एमबीई। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डेविएशन के क्या कॉजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि करेक्टिव एक्शन कैसे लिया जाए, जो कि है हमारा प्यारा सा 5वां स्टेप। यहां पे आपको यह देखना होगा कि किस प्रकार से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। सबसे पहला, आप गलतियों को सुधार कह सकते हो कि भैया आप सबसे पहले डेविएशन यानी कि जो कमी हो रही हो, मान लो कोई एम्प्लॉई है और वो काम ही नहीं कर रहा, उसी की वजह से सब नुकसान हो रहा है, तो पहले तो उसको समझाओ, ना समझे वार्निंग दो, तब भी ना करे निकालो, फिर उसको हटा दो। सिंपल सी बात है। एक ऑर्गेनाइजेशन बेटा सोशल वेलफेयर करने के लिए ना बैठी है, उसको प्रॉफिट कमाना है, और अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो उसको हटाओ। एक एग्जांपल दिया मैंने कि जो चीज भी रास्ते की रुकावट पड़ रही है, ठीक है, उसको जो है बहुत समझाओ बुझाओ, लेकिन उसके बाद एक हद के बाद बाहर का रास्ता दिखाओ। स्टॉपिंग द रेपिटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर, कि भैया आगे ये प्रॉब्लम कभी ना आए, ऐसा फोकस करो कि आगे हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। एक्शन ले सकते हो ताकि लॉस को अवॉइड किया जा सके। जैसा मैं बताता हूं आपको एग्जांपल के थ्रू, केरला में लगभग हर साल तूफान आता है, लेकिन सरकार समुद्री तटों के इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले ही खाली करवा लेती है। यानी कि तूफान आएगा, लॉस भी होगा, पर नुकसान कम होगा। नुकसान होगा पर कम होगा। घर टूटेंगे लेकिन लोग तो बचेंगे ना, उनका पैसा तो बचेगा ना, ठीक है। यानी कि आपको कुछ ऐसा करना है कि लॉस हो तो भी कम हो, एंड कुछ चेंजेस भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज आलसी बहुत हैं, तो सीसीटीवी लगवा दो, भैया नजर रखो उन पे कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमारा कंट्रोलिंग का चैप्टर खत्म होता है, तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप यहां तक पहुंचे हैं। और एक बात बच्चों सुनते जाना, हमारा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसका भी लास्ट चैप्टर खत्म हुआ, हमारा पार्ट ए का लास्ट चैप्टर खत्म हुआ। और जहां तक मुझे सही लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर इस बात को कंफर्म करना कि कंट्रोलिंग तक ही हाफ ईयरली में आने वाला है। देन पार्ट बी के जो बाकी के 4 चैप्टर हैं वो अगले प्री बोर्ड या प्री बोर्ड 1 या 2 में आएंगे। तो बहुत जल्दी आपने देखा कि मैंने आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 पे बिना रुके बिना थके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझा दी हैं। आपके पार्ट की वीडियोस आज कंप्लीट होती हैं, आप इन प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा। मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट दिखा देता हूं कि वो प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे कहां दिखेगी, एंड कॉमर्स अड्डा आपके लिए और क्या लेके आया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना गूगल पे जाना है। आप अपने फोन में देख सकते हो कि आपको भाई यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यूट्यूब पे जाओ, ठीक है। और प्लेलिस्ट कहां मिल जाएगी ये बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाने का, एंड यहां पे देखो गए, ठीक है। ओके, ये क्या आ रहा है, क्लोज हो जाओ भाई, भैया न्यूज़ आने लगी गूगल खोलते ही। चलो इसको क्लोज कर ही देते हैं पहले हम लोग। हाँ, ये बेटा बंद नहीं हो रही, कोई बात नहीं। हम आते हैं यूट्यूब पे, एंड यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं यहाँ पे यूट्यूब होम, एंड यहाँ पे टाइप करते हैं कॉमर्स अड्डा 24/7, ठीक है। कॉमर्स अड्डा 24/7 सर्च किया अपन ने। सर्च करने के बाद हम देखो ये चैनल पे गए, ये चैनल आ गया सीधे। चैनल पे जैसे ही गए तो चैनल पे जाते ही फिर हम लोगों को यहां पे दिखता है हमारी प्लेलिस्ट, ठीक है।
चलो प्लेलिस्ट यहाँ पे आए, ठीक है, प्लेलिस्ट में आते गए ये सारे टीचर्स की आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही है। मेरी प्लेलिस्ट थोड़ा और आगे जाओगे यहाँ पे दिख जाएगी, देख लेते हैं। अच्छा, ये क्लास 12 का आ गया, ये वन शॉट है, आप वन शॉट भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो वन शॉट सारे धीरे धीरे पढ़ना शुरू हो गए हैं। तो वन शॉट्स अगर आपको सारे लेक्चर्स एक बार में देखने हैं तो वन शॉट्स उसके लिए आपके पास हैं। वन शॉट के अलावा क्या आपको मैं दे रहा हूं पार्ट्स की वीडियो, तो वो आपको देखो यहाँ पे मिलेगी। कितना आगे जाना पड़ेगा, ये देखो आ गया, देखो लिखा हुआ है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज हर्ष सर पार्ट वाइज, ठीक है। प्लेलिस्ट को व्यू करो एंड प्रॉपर तरीके से ये देखो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मेरी नजर आने वाली हैं। तो बेटा इस प्लेलिस्ट को जाके तुरंत कवर कर लो। हाफ ईयरली के लिए, बोर्ड्स के लिए प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है कॉमर्स अड्डा की तरफ से, सारे टीचर्स की है। अमन सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, प्रिंस सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, गगन सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स आपको फुल फ्लैश तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। तो ये आप समझ लो कि भाई आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और समझ लेना यार, एक चीज और है कि अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया है बहुत सारे ऐसे बैचेस जो बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल हैं। एंड बोर्ड्स के पेपर नजदीक आते ही जा रहे हैं एंड जरूरत है आपको अपनी अब कमर कस लेने की एंड माँ बाप के उस सपने को पूरा करने की जिसके लिए आप पिछले 14-15 सालों से नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते आए। एंड लास्ट में आके ना आपको कुछ ऐसा चाहिए कि हाँ यार, जिसके बाद आपको ऐसा लगे कि भाई अब जो मेरी खोज थी एक अच्छे ट्यूटर्स की, एक अच्छे एजुकेटर्स की और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, जहां पे मुझे मॉक टेस्ट मिल जाए, जहां पे मुझे किताबें मिल जाएं, जहां पे मुझे कोई आए और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करवाए। तो बेटा ये हम लोग 24/7 आपके लिए लाएं, क्लास 12 और क्लास 11 का बैच। आप समझो कि ऑल कोर्सेज पे जाना है आपको। यहां पे सामने दिख रहा है स्कूल K12, ठीक है, K12 पे क्लिक करिए। वहां पे आपको क्लास 12 में CBSE बोर्ड क्लास 12 आ जाएगा। आप क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको कॉमर्स का इग्नाइट बैच ज्वाइन करना है। ध्यान रखना, इग्नाइट बैच वैसे तो बेटा कितने का था, 2999 का था, बट आप जब बाय नाउ पे क्लिक करोगे और कूपन कोड लगाओगे, कूपन कोड मांगेगा Y769, आप इस पे अप्लाई करते हो ना, तो ये बैच आपको पड़ जाएगा 2489 रुपए का, यानी कि 2490 रुपए का, ऑलमोस्ट 2500 रुपए का, ठीक है। एंड 2500 रुपए में आपको 3-3, 4-4 टीचर्स प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ाऊंगा, अमन सर पढ़ाएंगे, पूजा मैडम पढ़ाएंगी और शशांक सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी है ना, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो। हाँ, तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स, तो भी आप इस Y769 का यूज करके इग्नाइट बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड ये जो समय है, ये समय को पहचानिए, समय से जगिए, समय से अपने आप के अंदर के टैलेंट को पहचानिए एंड माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए ना यार, ये अगर आपको लेना पड़े बैच तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए खर्चा नहीं, आपकी पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो माँ बाप ने जब बचपन से इतना पढ़ाया तो अब लास्ट टाइम पे 2500-2600 रुपए के लिए हम क्यों पीछे रहें, ठीक है। तो आपको एक लेवरेज दिलाएगा ये बैच, आपको रेगुलर स्टडीज दिलाएगा और सबसे बड़ी चीज है आपको अनुशासन में रखेगा ये बैच, क्योंकि लाइव क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे जो आपको ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा। मैं खुद पढ़ाता हूं एंड आपको मेरे साथ लाइव जुड़ के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मैं इग्नाइट बैच में देख पाऊंगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए हम मुझे आप वो दीजिए, इजाजत दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। ऐसे हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ। जय हिंद।